नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे अपने एग्रोनॉमी के अंदर फसलें चल रही थी और फसलों के अंदर अपन ने पहली फसल पढ़ा था धान की। धान के बारे में अपन ने देख लिया था कि जो धान की किस्में हैं, वैज्ञानिक नाम हैं, उसके रोग कीट, इनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जो सेकंड नंबर की फसल है, इम्पोर्टेंट फसल है, जिसका नाम है गेहूँ। आज पढ़ेंगे अपन गेहूं के बारे में, यानी कि गेहूं की खेती के बारे में आज अध्ययन करेंगे। गेहूं को इंग्लिश में वीट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गेहूं के संदर्भ में बोटनिकल नेम, यानी कि वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। तो जो गेहूं का वानस्पतिक नाम है वह क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का क्या माना जाता है? वैज्ञानिक नाम माना जाता है। नेक्स्ट में बात करूँ इसकी फैमिली के संदर्भ में, यानी कि कुल, किस कुल से संबंध रखता है। तो किस कुल से संबंध रखता है? कल अपन ने बात की थी कि जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं जिनकी अपन क्या बना के खाते हैं, चपाती बना के खाते हैं, वह सभी किस कुल में आती हैं? ग्रेमनी कुल में आती हैं। तो इसका कुल भी कौन सा है? ग्रेमनी, या इसी को क्या बोलते हैं अपन? पोएसी, या इसी को क्या बोलते हैं अपन? घास कुल। यानी कि वैज्ञानिक नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली हो गई, यानी क्या बोलते हैं? ग्रेमनी को क्या बोलते हैं? पोएसी को क्या बोलते हैं? घास कुल। क्या बोलते हैं? घास कुल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान के संदर्भ में। तो जिसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, गेहूं का क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुणसूत्र के संदर्भ में। तो गुणसूत्र कितने होते हैं इसके अंदर? 2n बराबर 42। 2n बराबर कितने होते हैं? 42 होते हैं। नेक्स्ट में इसी में बात करूँ उपनाम के संदर्भ में। उपनाम यानी कि गेहूं को क्या बोलते हैं? अनाजों का क्या बोलते हैं? राजा। अनाजों का क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली कौन सी हो गई? ग्रेमनी, पोएसी या घास कुल। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या हो गया इसका? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। नेक्स्ट में बात करूँ गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 42। इसके गुणसूत्र भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो उपनाम क्या है? अनाजों का राजा। अनाजों का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। जबकि अगर बात करें अनाजों की रानी, तो अनाजों की रानी क्या है? मक्का। मोटे अनाजों का राजा कौन है? जवार बाजरा, ठीक है। मसालों का राजा कौन है? काली मिर्च, ठीक है। मसालों की रानी कौन है? इलायची। फूलों का राजा गुलाब, फूलों की रानी गुलदाउदी, ठीक है। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची, ठीक है। चारे वाली फसलों का राजा चारे वाली फसलों का राजा कौन है? चारे वाली फसलों का राजा है आपका बरसिम, ठीक है। और रानी कौन है? रिजका। चारे वाली फसलों का राजा हो गया बरसिम और रानी हो गई रिजका। नेक्स्ट बात करें तो राजा रानी, जैसे सब्जियों का राजा कौन? आलू। सब्जियों की रानी कौन? भिंडी। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अनाजों का राजा कौन हो गया? गेहूं। नेक्स्ट में इसी के संदर्भ में बात करूं, इसमें परीक्षण भार की, यानी कि टेस्ट वेट। परीक्षण भार क्या होता है? 1000 बीजों के भार को क्या कहते हैं? परीक्षण भार कहते हैं। और गेहूं का परीक्षण भार कितने ग्राम होता है? 40 ग्राम। कितने ग्राम होता है? 40 ग्राम क्या होता है इसका? परीक्षण भार होता है। यानी 1000 गेहूं के दाने लेंगे
तो उनका वजन कितना होगा 40 ग्राम। तो परीक्षण भार कितना हो गया 40 ग्राम। लेकिन अगर अपन से पूछ ले क्या कि गेहूँसा क्या होता है, गेहूँसा इसके अंदर क्या होता है, एक गेहूँसा खरपतवार होता है जिसे क्या बोलते हैं गेहूँ का मामा। क्या बोलते हैं गेहूँ का मामा बोलते हैं, गेहूँ का मामा। इसे ही क्या बोलते हैं फेलेरस माइनर, फेलेरस माइनर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसी को गुल्ली डंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुल्ली या गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह क्या है गेहूं का प्रमुख खरपतवार होता है। और इसके जो दानों का प्रेषण भार होता है वह कितना होता है 2 ग्राम। कितना होता है 2 ग्राम। यानी कि गेहूँसा, गेहूँ का मामा, फेलेरस, गुल्ली डंडा इनके दानों का वजन कितना होता है 2 ग्राम होता है। नेक्स्ट में इसी के संदर्भ में आगे बात करूं बोनेपन की जीन, बोनेपन की जीन। और बोनेपन की जीन की मैं बात करूं तो बोनेपन में की जो जीन होती हैं वो कौन सी होती हैं नोरेंटेन। कौन सी होती है नोरेंटेन, या फिर अपन कह सकते हैं RH फर्स्ट, RH 1 और RH 2। RH फर्स्ट भी बोलते हैं, RH 2 भी होती हैं। नेक्स्ट में इसी के गेहूं के संदर्भ में बात करूं तो इसकी मृदा, यानी कि गेहूं के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है सोइल। तो सोइल कौन सी चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए इसके लिए बलुई दोमट। मिट्टी की कौन सी चाहिए बलुई दोमट, यानी कि मृदा हो गई बलुई दोमट। नेक्स्ट में बात करूँ पीएच के संदर्भ में, पीएच जिसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और पीएच होता है 6.5 से 7.5। पीएच कितना होता है 6.5 से 7.5 इसका क्या होता है पीएच होता है। ठीक है। नेक्स्ट में इसी के संदर्भ में आगे बात करूं बीज दर, बीज दर यानी कि सीड रेट। देखो इसकी जो बीज दर होती हैं वह कितनी प्रकार की होती हैं 3 प्रकार से होती हैं। यानी कि अगर अपन बात करें एक तो सामान्य, तो जो अपन सामान्य बोते हैं यानी कि कैसी सामान्य। अब जो सामान्य बीज दर होती हैं वह कितनी होती हैं, सामान्य बीज दर होती हैं 100 kg प्रति हेक्टेयर। अगर अपन सामान्य बो रहे हैं तो कितने बोएंगे 100 kg प्रति हेक्टेयर। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं यानी कि लवणीय भूमि में, किस में बो रहे हैं लवणीय सारी भूमि में, या क्या बोल रहे हैं पचेती, क्या बोल रहे हैं पचेती। तो कितने रखेंगे 120 kg प्रति हेक्टेयर, 120 kg प्रति हेक्टेयर रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट अगर अपन इसी के संदर्भ में बात करें, एक यंत्र होता है जिसका नाम क्या होता है डिबलर। कौन सा यंत्र है डिबलर यंत्र। और डिबलर यंत्र से अगर आप बुआई कर रहे हो तो कितने रखते हैं लगभग उसके अंदर अपन रखते हैं 25 से 30 kg, 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर क्या रखते हैं बीज दर रखते हैं। एक दोबारा से देख लेते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली कौन सी हो गई ग्रेमनी पोइसिया घासकुल, ग्रेमनी पोइसिया घासकुल। उत्पत्ति स्थान हो गया दक्षिणी पश्चिमी एशिया, क्या हो गया दक्षिणी पश्चिमी एशिया। गुणसूत्र के संदर्भ में बात करते हैं तो गुणसूत्र कितने होते हैं 2n बराबर 42, 2n बराबर कितने होते हैं 42 होते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ उपनाम के संदर्भ में तो इसे क्या बोलते हैं अनाजों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनाजों का राजा, अनाजों का राजा बोलते हैं। परीक्षण भार की मैं बात करूँ तो परीक्षण भार कितने ग्राम होता है 40 ग्राम। कितना होता है रे 40 ग्राम। नेक्स्ट में बात करूँ गेहूँ सा या गेहूँ का मामा फेलेरस माइनर गुल्ली डंडा, परीक्षण भार कितना होता है इनका 2 ग्राम। ठीक है। बोनेपन की जीन कौन सी है नोरेंटेन या RH फर्स्ट RH 2, यानी कि मृदा कौन सी हो गई बलुई दोमट, बलुई दोमट। नेक्स्ट बात करें पीएच 6.5 से 7.5,
नेक्स्ट अपन ने लिखा बीज दर। बीज दर कितनी चाहिए इसके लिए, सामान्य बो रहे हैं तो 100 kg और लवणीय पचेती बो रहे हैं तो 120 kg। और एक डिबलर यंत्र होता है जिससे अगर अपन बुआई करते हैं तो कितने रखते हैं, 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। आप इनको लिख लीजिएगा। और फिर आगे बात करते हैं गेहूं के संदर्भ में। नेक्स्ट बात करेंगे गेहूं के संदर्भ में आगे, क्योंकि गेहूं के दाने का रंग कैसा होता है, भूरा, जबकि गेहूं सा का कैसा होता है, काला। दाने का रंग कैसा होता है, काला, है ना। गेहूं सा को अपन गांव में क्या बोलते हैं, इंडिया। जो गेहूं के अंदर हो जाते हैं ना, अभी फसल बोएंगे गेहूं की रबी के अंदर, तो उसके अंदर गेहूं सा उग जाता है, इंडिया जो उग जाते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता है कि ये गेहूं के समान ही दिखते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता। वही इंडिया जो होते हैं वो उसी को क्या बोलते हैं अपन, गेहूं सा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं गेहूं के संदर्भ में। ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गेहूं के संदर्भ में बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जो गेहूं होता है, गेहूं के दाने का रंग, गेहूं के दाने का रंग कैसा होता है, भूरा। कैसा होता है, भूरा। जबकि बात करें गेहूं सा के दाने का रंग कैसा होता है, गेहूं सा के दाने का रंग और गेहूं सा के दाने का रंग कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, गेहूं के दाने का रंग कैसा होता है, भूरा, और गेहूं सा के दाने का रंग कैसा होता है, काला। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसमें इंपॉर्टेंट आती है एक सिंचाई। क्या है, सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई की बात करते हैं गेहूं के अंदर, तो गेहूं में मुख्यतः कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी, मुख्यतः, यानी कि बात करें तो गेहूं में मुख्यतः 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गेहूं के अंदर कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, 6। पहली, यानी कि बात करें पहली, तो पहली कौन सी है, CRI। कौन सी अवस्था, CRI अवस्था। यानी कि इसके आप लगा लो रे स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, क्योंकि अगर सिंचाई में से क्वेश्चन आता है तो ये क्या मानी जाती है, CRI अवस्था गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। यानी कि स्थिर से जड़ जमते समय या सिकर जड़ जमते समय। और ये कब आती हैं, यह बुआई के 21 दिन बाद। कब आती हैं, बुआई के 21 दिन बाद में ये पहली सिंचाई आती हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरी सिंचाई, दूसरी अवस्था। ठीक है, यानी कि दूसरी अवस्था होती है गेहूं की, तो उसे वह दूसरी अवस्था कब आती है, फूटान अवस्था पर। यानी कि फूटान अवस्था पर, यानी कि दूसरी सिंचाई कब करेंगे, फूटान अवस्था पर। यानी कि CRI अवस्था हो गई पहले, तो दूसरी सिंचाई कब करेंगे, फूटान अवस्था पर। और ये करते हैं लगभग 40 से 65 दिन, 40 से 65 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी सिंचाई, और तीसरी सिंचाई कब करेंगे गेहूं में, यानी कि दूसरी तो गई फूटान अवस्था पर 40 से 65 दिन बाद में, और तीसरी कब करेंगे, जब फूट चलने लग गई और बढ़वार क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, बढ़वार अवस्था
अवस्था पर, और ये करते हैं लगभग 80 से 85 दिन बाद, 80 से 85 दिन बाद। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी सिंचाई। कौन सी? चौथी सिंचाई। और चौथी सिंचाई के संदर्भ में बात करते हैं गेहूं के अंदर। तो यानी कि पहली तो कौन सी हो गई? CRI अवस्था, बुआई के 21 दिन बाद आती है। दूसरी अवस्था फुटान अवस्था 40 से 65 दिन बाद में। तीसरी सिंचाई बढ़वार अवस्था 80 से 85 दिन बाद में। चौथी जब दानों में क्या बनने लग जाए? दूध बनने लग जाता है। दानों में क्या बनने लग जाता है? दानों में इसे कह सकते हैं दूधिया अवस्था। क्या कह सकते हैं? दूधिया अवस्था। दूधिया अवस्था यानी कि जब दानों में क्या बनने लग जाए? दूध बनने लग जाए, जब ये अवस्था आती है दूधिया अवस्था। तीसरी हो गई बढ़वार अवस्था, चौथी हो गई दूधिया अवस्था। और दूधिया अवस्था में अपन बात करें तो ये कब आती हैं? दूसरी दूधिया अवस्था आती है 100 से 105 दिन। कब आती हैं? 100 से 105 दिन। 100 से 180 से 85, 40 से 65, 100 से 105 दिन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था के संदर्भ में पांचवी अवस्था यानी पांचवी सिंचाई। बात करें पांचवी सिंचाई। और पांचवी सिंचाई जो अपन करते हैं गेहूं के अंदर, वह करते हैं दाने बढ़ते समय। कब करते हैं? दाने बढ़ते समय। दाने बढ़ते समय। और जो छठी सिंचाई है, छठवीं सिंचाई है 6 नंबर पे। छठवीं सिंचाई, और ये करते हैं दाने पकते समय। दाने पकते समय। पहली हो गई 21 दिन बाद, दूसरी हो गई 40 से 65 दिन बाद, तीसरी हो गई 80 से 85 दिन बाद, चौथी हो गई 100 से 105 दिन बाद, और जो पांचवी अवस्था आती है ये लगभग 105 से 120 दिन। और जो छठी सिंचाई होती हैं ये करते हैं लगभग 120 से 135 दिन। यानी कि इन टाइमिंग यानी कि पहली बुआई के इतने दिनों बाद में लगभग ये सिंचाइयाँ करते हैं। पहली कौन सी हो गई? CRI अवस्था। यह बुआई के 21 दिन बाद में आती हैं। दूसरी अवस्था कब आती हैं? फुटान अवस्था पर 40 से 65 दिन बाद। तीसरी कब आती हैं? बढ़वार अवस्था पर 80 से 85 दिन बाद। चौथी सिंचाई दूधिया अवस्था 100 से 105 दिन। पांचवी सिंचाई दाने बढ़ते समय, और दाने बढ़ते समय ये करते हैं 105 से 120 दिन। और लास्ट की करते हैं छठी सिंचाई दाने पकते समय 120 से 135 दिन। ठीक है। अभी जो पांचवी सिंचाई है शायद 105 से 115 120 दिन के अंतराल पर होती हैं। चलिएगा, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं सिंचाई के संदर्भ में। लिख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बुआई का समय। किसका समय? बुआई का समय, जिसे अपन बोलते हैं
सोइंग टाइम, बुआई का समय। गेहूं की बुआई कब करते हैं? दीपावली पर। दीपावली कब आती है? अक्टूबर नवंबर में। तो कह सकते हैं 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 15 नवंबर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में क्या करते हैं? गेहूं की बुआई करते हैं। नेक्स्ट बात करें बुआई की विधि। किसकी बात करें? बुआई की विधि। और बुआई की विधि में अपन बात करते हैं R इंटू पी दूरी। तो ये कितने रखते हैं? 22.5 इंटू 10 सेमी। कहीं जगह 5 भी लिखा है और 5 भी सही माना जाता है। 22.5 इंटू 5 सेमी। और वैसे कई जगह 22.5 इंटू 10 सेमी होता है। बाकी जो सही है आपके 12th बुक के अनुसार तो अपन 22.5 इंटू 5 सेमी सही माना जाता है। यानी कि कई जगह क्या आ जाता है? 22.5 इंटू 5 सेमी। ये गेहूं की क्या करते हैं? बुआई यानी कि अंतरण रखते हैं R इंटू पी दूरी, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पे नोट लगा के, और नोट लगा के लिखते हैं, यानी जो गेहूंसा होता है, क्या होता है? गेहूंसा। और गेहूंसा क्या होता है? गेहूं का प्रमुख खरपतवार होता है। गेहूं का मामा बोलते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं। गेहूंसा के नियंत्रण के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आइसोप्रोटीरोन। गेहूंसा के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आइसोप्रोटीरोन दवा का प्रयोग करेंगे। आइसोप्रोटीरोन 800 से 1200 ग्राम। गेहूंसा के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटीरोन 800 से 1200 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। ठीक है, गेहूंसा के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटीरोन 800 से 1200 ग्राम प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इनको भी आप लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं गेहूं के संदर्भ में। लिख लेना इनको भी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी इसकी किस्में वगैरह बाकी हैं, पादप संरक्षण है, ठीक है, उपज है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। खाद उर्वरक हैं। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं गेहूं के संदर्भ में कि जो गेहूं होता है, गेहूं के अंदर क्या देते हैं? खाद उर्वरक। देखो खाद उर्वरक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो FYM बोलते हैं, पहला तो फार्म यार्ड मैन्योर। ये सड़ी गली गोबर की खाद क्या होता है? सड़ी गली गोबर की खाद FYM बोल देते हैं। और कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो FYM होता है यानी कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो कितनी पाई जाती है? देखो गोबर की खाद में भी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, 3 चीज होती हैं। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लेकिन अपन क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका भी अपने पास में एक लॉजिक है याद करने का। क्या लॉजिक है देखिएगा कि जैसे अपन से पूछ लिया गया है कि गोबर की खाद में NPK की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितना होता है। अठन्नी देखा है? अठन्नी का नाम सुना है? कितने पैसों की होती है? 50 पैसों की। कितने पैसों की? 50। अठन्नी
चौवन्नी कितने पैसों की? 25 पैसों की। मोटे लिख देते हैं, देखिएगा, चौवन्नी 25 पैसों की। और बात करते हैं अठन्नी। अठन्नी, चौवन्नी, अठन्नी यानी कि 0.50, 0.25, 0.50 यानी कि अठन्नी, चौवन्नी, अठन्नी क्या होती है? गोबर की खाद के अंदर एनपीके की मात्रा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए गोबर की खाद में कितनी परसेंट गोबर में नाइट्रोजन कितना होता है, तो 0.03 से 0.7% क्या होता है? गोबर के अंदर नाइट्रोजन होता है। जबकि गोबर की खाद में कितना होता है? 0.5 बोल दो या 0.50% क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन तो गेहूं के संदर्भ में, बाकी जब खाद उर्वरक पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको लिखवा देंगे चीजें। FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर। क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर। सड़ी गली गोबर की खाद बोलते हैं। और ये लगभग कितने देते हैं? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। और नेक्स्ट में बात करूँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK यानी गेहूं के अंदर नाइट्रोजन कितना देते हैं? लगभग 120 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना? 120 केजी प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस 40 केजी प्रति हेक्टेयर। और पोटास 30 केजी प्रति हेक्टेयर क्या देते हैं? पोटास की मात्रा देते हैं। ये क्या हो गए अपने? खाद उर्वरक। FYM कितना देते हैं? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कितना देते हैं? 120 केजी। और फास्फोरस कितना देते हैं? 40 केजी। और पोटेशियम कितना देते हैं? 30 केजी देते हैं। इनको भी आप लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इनको। और फिर आगे इसके संदर्भ में आगे बात करते हैं, किसमें वैरायटी वगैरह के बारे में बात करते हैं। लिख लो इनको। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इनके किस्मों के बारे में। गेहूं की किस्में यानी वैरायटीज। ठीक है, किस्मों में पहली है HD 2009। HD 2009 जिसका दूसरा नाम क्या है? अर्जुन। क्या है? अर्जुन। और इसमें इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इस किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं करते हैं। इस किस्म में 2,4-D का क्या नहीं करते हैं दोस्तों? प्रयोग नहीं करते हैं 2,4-D। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी किस्म के संदर्भ में। राज 3077। राज 3077। और एक कैसी वैरायटी है? लवणीय भूमि हेतु, या कह सकते हैं एक ऐसी वैरायटी है लवणीय मृदा हेतु उपयुक्त किस्म। यानी कि लवणीय मृदा हेतु उपयुक्त किस्म। लवणीय मृदा हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी हैं? राज 3077। कौन सी है? राज 3077। नेक्स्ट बात करते हैं लरमा राजू। कौन सी किस्म? लरमा। और लरमा कौन सा? राजू। और लरमा राजू जो किस्म है यानी कि हरित क्रांति में प्रमुख योगदान कौन सी किस्म का था? लरमा राजू का। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक हरित क्रांति शब्द आया है। ये आ ही गया है तो मैं बता देता हूँ आपको हरित क्रांति क्या चीज़ है।
यानी कि अपन ने देखा कि अपने यहाँ पे जो भारत के अंदर थी एक दयनीय स्थिति थी। क्या थी? दयनीय स्थिति थी। तो अपने को यहाँ पे अनाज नहीं मिल पाता था। चपाती खाते थे, बाजरा की, जवार की, मक्का की, उनकी खाते थे अपन। पहले अनाज की कमी थी। तो क्या हुआ कि अपने यहाँ पे भारत में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या है रे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी थे और विश्व में थे एक एन.ई. बोरलॉग। एन.ई. बोरलॉग यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व के तो कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो देखो अभी हाल ही में स्वामीनाथन जी का निधन हुआ है। लगभग 15-20 दिन, महीना पहले स्वामीनाथन जी का क्या हो गया? निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। लगभग 88 कुछ 98 साल के होके इनकी मृत्यु हुई है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी देखते थे कि अपने यहाँ पे इतनी बिल्कुल भूख मरी थी कि खाने के लिए अनाज नहीं था। और घर पे जो गेहूं की रोटी बनती थी वह तब बनती थी तब कोई मेहमान आ जाता था, या फिर कहते थे कि महीना 2 महीने में एक बार गेहूं की रोटी देखने को नसीब होती थी। इतनी अपने यहाँ पे गेहूं की कमी थी। 1966-67 की बात है ये। कब की बात है? 1966-67, यानी कि 1966-67 के अंदर अपने क्या आई थी रे? हरित क्रांति आई थी। क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी। तो देखो कहा जाता है, कहानियों में सुनते हैं अपन भी कि एम.एस. स्वामीनाथन जी यहाँ पे थे तो इनको क्या है विदेश बुलाया गया। जैसे नॉर्मन ई बोरलॉग विदेश के थे, हरित क्रांति के जनक। तो इनको बुलाने पर ये वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे अपने यहाँ की अपेक्षा वहाँ पे क्या थी कि जो ये गेहूं के पौधे थे वो छोटे थे, बाली क्या थी? बड़ी थी, पैदावार अच्छी थी। तो इन्होंने देखा कि क्यों ना मैं ये जो डेवलपमेंट है ये मेरे भारत में जाके भी करूं। तो इन्होंने क्या है अपने जो शूज होते हैं, शूज के अंदर सॉक्स होते हैं, सॉक्स के अंदर 3-4 गेहूं के दाने वैसे छिपा के लेकर, कुछ कैसे भी बोलते रहते हैं कुछ, तो लेके आ गए। तो ये लेके आने पर इन्होंने बोया, फिर उससे अनाज उत्पन्न किया, फिर उनको बोया और बोते चले गए। और धीरे 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 आज अपने पास में अगर 3 साल अगर बारिश भी नहीं हो और गेहूं उत्पादन भी नहीं होना, तब भी कोई लोग तब भी कोई भूख मरी के कारण यानी कि गेहूं के बिना नहीं रहेगा, क्योंकि इतना गेहूं प्रोडक्शन हो चुका अपने भारत के अंदर कि आराम से 3 से 4 साल तक का भी स्टॉक अपने यहाँ पे अवेलेबल है गेहूं का, यूँ मानो। इसलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को यानी कि कह सकते हैं कि इसको भारत का या भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, कि इसको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी इनको माना जाता है। जबकि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? एन.ई. बोरलॉग यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखिएगा कि मेरे तो कहने के पीछे उद्देश्य यह है कि अपने एक तो दुग्ध विज्ञान के जनक जैसे कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अपन जितना भी उनको महत्व देना उतना कम है, क्योंकि ये यूँ मानो कि आज इनकी बदौलत है कि अपन दूध पी रहे हैं, जैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाने का कार्य किया था। तो किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने। और बात करें गेहूं के समय में, यानी कि धान और गेहूं में ज़्यादा प्रोडक्शन हरित क्रांति का प्रमुख योगदान रहा था गेहूं, धान और गेहूं का। तो इसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इनकी वजह से आज अपन क्या खा रहे हैं? गेहूं की रोटी खा रहे हैं। इसलिए ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि विश्व हरित क्रांति का जनक कौन है? एन.ई. बोरलॉग। 1966-67 में क्या आई थी रे? हरित क्रांति आई थी माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक के संदर्भ में। बाकी जो हरित क्रांति थी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने जीवन में देखने को मिली। आज इनको अपन जितना एग्रीकल्चर में जितना पूजे उतना कम है।
क्योंकि आज इनकी देन है, इनकी बदौलत है कि अपन गेहूं की चपाती खा रहे हैं। ठीक है, 3 किस्में हो गई। चौथी बात करें तो वैसे नॉर्मली लिख लेना, सोनारा 64। ठीक है, 5वीं किस्म की बात करें तो कल्याण सोना, कल्याण सोना। ठीक है, 6ठी किस्म की बात करें तो लोकवान, लोकवान। ठीक है, इसके अलावा जैसे कल्याण सोना हो गया, सोनारा 64 हो गया, लोकवान हो गया। नेक्स्ट 7वें नंबर पे बात करें तो राज 3077 हो गई, 3777, 3782, 3782। यानी कि बात करते हैं गेहूं की किस्मों में, तो अगर आपको याद नहीं आती हैं एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में किस्में, तो आप राज लगा के कुछ भी लिख के आ सकते हो। जैसे 3077, 3782, तो राज लगा के क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जिसमें भी आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। और फिर आगे बात करते हैं अपन इसी के संदर्भ में पादप संरक्षण पढ़ेंगे, यानी कि कीट व रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये अपने गेहूँ चल रहा है, सेकंड फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में, गेहूँ के संदर्भ में। गेहूँ के संदर्भ में बात करते हैं आगे। ठीक है, गेहूँ के संदर्भ में बात करते हैं, यानी कि पादप संरक्षण, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में अपन क्या पढ़ते हैं, एक तो कीट पढ़ते हैं और एक रोग पढ़ते हैं। कीट पढ़ते हैं और एक रोग पढ़ते हैं। और कीट का नाम इम्पोर्टेंट ही कौन सा है इसके अंदर, दीमक। कौन सा है, दीमक, ओडेंटोट्रमस ओबेसस। इसे क्या बोलते हैं, ओडेंटोट्रमस ओबेसस। जूलॉजिकल नेम क्या है इसका, ओडेंटोट्रमस ओबेसस। ओडेंटोट्रमस ओबेसस इसका क्या माना जाता है, जूलॉजिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम माना जाता है। इसी के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं, दीमक के जो नियंत्रण करते हैं वो किससे करते हैं, क्लोरोफाइरीफॉस। किससे करते हैं नियंत्रण, नियंत्रण किससे करते हैं, क्लोरोफाइरीफॉस। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेहूं में तो क्या लगता है रे, दीमक लगता है। और इसके आप क्या लगा लेना, क्या लगा लेना, 3 स्टार लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओडेंटोट्रमस ओबेसस नियंत्रण किससे करते हैं, क्लोरोफाइरीफॉस दवा का प्रयोग करते हैं। कितना, 20 EC, 20 क्लोरोफाइरीफॉस 20 EC 1200 ml प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। क्लोरोफाइरीफॉस 20 EC 1200 ml प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। यानी क्लोरोफाइरीफॉस 20 EC 1200 ml प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करूँ तनाछेदक, दूसरा कीट कौन सा लगता है इसमें, तनाछेदक। कौन सा कीट, तनाछेदक। और तनाछेदक की बात करूँ तो यानी कि तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोपास किसका प्रयोग करते हैं, नियंत्रण किससे करते हैं इसका, नियंत्रण। और नियंत्रण करते हैं मोनोक्रोटोपास 36 EC 1200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। 36 EC 1200 ml प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। लिख लो, आप इनको भी लिख लो। और ये आपके क्या हो गए रे,
रोग हो गए, सॉरी कीट हो गए, अब रोग आपके बच गए, रोग और उपज लास्ट। ठीक है, लिख लेना इनको। मोनोक्रोटोपास 36 ईसी 1200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 1200 ml प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे इसी के संदर्भ में रोगों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज, रोग। ठीक है, रोग की बात करते हैं तो पहला जो रोग है उसी का क्या नाम है, रोग का क्या नाम है, रोली रोग। कौन सा रोग, रोली, जिसे क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। यानी कि रोली रोग के बारे में बात करें तो रोली 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 3। कैसे, इधर देखिएगा। पहली काली रोली, दूसरी पीली रोली, तीसरी कौन सी है, बूरी रोली। गेहूं में कितने प्रकार की रोली लगती हैं, 3 प्रकार की, काली, पीली, बूरी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सफेद रोली किस में लगता है, सफेद रोली, तो सफेद रोली किस में लगता है रे, सरसों में। किस में लगता है, सरसों में। काली रोली का वैज्ञानिक नाम क्या है, पक्सीनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई क्या है, काली रोली का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट बात करें पीली, पक्सीनिया स्ट्रोफोर्मिस। पक्सीनिया स्ट्रोफोर्मिस। और नेक्स्ट है पक्सीनिया रिकोन्डेटा। ये कितने प्रकार की रोलियां हो गई, 3 प्रकार की रोलियां हो गई, काली हो गई, पीली हो गई, बूरी हो गई। और तीनों रोलियों के नियंत्रण के लिए 2 kg मेनकोजेब। नियंत्रण किससे करते हैं, नियंत्रण में किससे करते हैं, 2 kg मेनकोजेब 2 kg मेनकोजेब दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं। यानी कि काली रोली पक्सीनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई, पीली रोली पक्सीनिया स्ट्रोफोर्मिस, बूरी रोली पक्सीनिया रिकोन्डेटा। और तीनों रोलियों के नियंत्रण के लिए 2 kg मेनकोजेब दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं उपज, ईल्ड की बात करते हैं, ईल्ड। और जो ईल्ड उपज यानी कि प्राप्त हो जाती है वो लगभग 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या हो जाती है, उपज प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके गेहूं की फसल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कल। ठीक है, इसी के संदर्भ में बाकी आपकी जो क्लास है कंटिन्यू डालेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण आपकी जो क्लास हैं वह नहीं डल पाई, इस कारण। ठीक है, बाकी अब आपकी जो क्लासें रहेंगी वह डेली कंटिन्यू रहेंगी। एक क्लास आपकी पशुपालन की डेली डलेंगी, इसके अलावा एक आपके हॉर्टिकल्चर में फल उत्पादन में से डलेंगी और एक आपके एग्रोनॉमी फसलों में से डलेंगी। आज अपन ने गेहूं का अध्ययन किया, कल अलग फसल का अध्ययन करेंगे।
डेली कंटिन्यू चलेगी क्लासें आपकी। और देखो 12th में आपके 6 फसलें एग्रोनॉमी की हैं, 6 में से एक कन्फर्म आती हैं, ठीक है, कोई सी भी आ जाती हैं, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे जवार हो, चाहे जो हो, इनमें से एक क्वेश्चन आता है बड़ा 4 नंबर का, जिसमें एक तो पूछ लेते हैं खाद उर्वरक के बारे में, एक पूछ लेते हैं पादप संरक्षण के बारे में, एक पूछ लेते हैं 4 उन्नत किस्में, एक पूछ लेते हैं इसके अंदर जैसे जलवायु है, वैज्ञानिक नाम में, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग इनको लिख लो। और चलिए फिर आज के लिए ये बहुत हैं, कल बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, ठीक है।